नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर कीवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता ही होगा महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत हमारा प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसमें आज तीसरा है। आज कौन से नंबर का है साथियों? तीसरा है, जिसमें हम सभी विषयों के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं। ये भी महामैराथन की सीरीज के तहत, महाकुंभ सीरीज में महामैराथन के दौरान आपके लिए लाया जा रहा है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन की। चलिए आज के देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंब का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? वसुधैव कुटुंब का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? पहला है दूसरा है तीसरा है 7वें और चौथा ऑप्शन है 10वें मंडल में। तो साथियों, किस मंडल में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए आंसर। तो साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। जी हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। वसुधैव कुटुंब, ये साथियों G20 2023 कहाँ हुआ था साथियों? ये था 18वां। कहाँ हुआ साथियों? भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। तो ये G20 2023 है, इसका क्या था साथियों? थीम था। 19वां G20 कहाँ हुआ साथियों? तो 2024 कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और साथियों, ये 19वां। 20वां T20 की बात करें, 20वां G20, तो ये साथियों दक्षिण अफ्रीका में होगा। कब होगा साथियों? 2025 में। और साथियों एक बात, 21वां G20 ये कहाँ होगा साथियों? तो ये होगा आपका अमेरिका में। और ये कब होगा साथियों? तो 2026 में होगा। ठीक है, तो कहाँ होगा? 26 में। 2018 के G20 जो भारत में हुआ था, उसकी थीम क्या था साथियों? वसुधैव कुटुंब था। ठीक है, कुटुंबकम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुसुमपुर नगर की स्थापना किसने की थी? पहला अशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा उदयन। किसने किया था कुसुमपुर नगर की स्थापना? तो साथियों, कुसुमपुर नगर की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन ने की थी। ठीक है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है साथियों? पहला ऑप्शन सारनाथ लेख, दूसरा विजयनगर, तीसरा अयोध्या, चौथा हाथी गुम्फा अभिलेख। किससे प्राप्त होती है साथियों? तो साथियों, इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ये किस में साथियों? इसके बारे में और जानते हैं तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक, बृहदंत का सेनापति था। और साथियों, इसी की हत्या कर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की। शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी साथियों? 184 ईस्वी में। ठीक है ना। और अयोध्या लेख से ही ज्ञात होता है कि इन्होंने क्या किया था साथियों? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? एक साइड साथियों पुस्तक, एक साथ है रचयिता। तो देखते हैं, तुगलकानामा जियाउद्दीन बर्नी, दलायत फिरोज शाही एजुद्दीन खालिद, फुतुह उस सलातीन इसामी, फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक। साथियों, कौन सा युग्म असत्य है ये बताना है आप लोगों को। तो देखते हैं,
तुगलकानामा देखते हैं, तुगलकानामा किसका है साथियों? तो जियाउद्दीन बरनी की नहीं है, किसकी है? अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो। अर्थात यहीं से ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन अपना कौन सा है? तुगलकानामा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला एक साइड है मठ, दूसरी साइड है स्थान। तो श्रृंगेरी मठ द्वारिका, शारदा मठ श्रृंगेरी, गोवर्धन मठ बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ पुरी। पहला ऑप्शन है साथियों 2-1-2-3-1-4, दूसरा ऑप्शन है 2-4-3-1, तीसरा ऑप्शन 2-1-4-3 और चौथा ऑप्शन 2-1-3-4। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? कमेंट करके बताइए साथियों क्या होगा आपका सही आंसर। तो चलिए देखते हैं। सम्मिलित करना है साथियों, तो देखते हैं श्रृंगेरी मठ कहाँ है साथियों? तो ये है श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी मठ कहाँ है साथियों? श्रृंगेरी में। ठीक है, तो देखते हैं पहले का दूसरा किस पे है, तो सभी ऑप्शन पे है। आगे चलते, शारदा मठ कहाँ है साथियों? तो शारदा मठ है द्वारिका में। कहाँ है? द्वारिका में। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। पहले का दूसरे का पहला किस में है? पहले में है? नहीं है। दूसरे में नहीं है। तीसरे चौथे पे है। अभी रुक जाइए। गोवर्धन मठ कहाँ है साथियों? पुरी में। गोवर्धन मठ कहाँ है साथियों? पुरी में है। तो चौथा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और साथियों ज्योतिर्मठ कहाँ है? बद्रीनाथ में। कहाँ है ज्योतिर्मठ? बद्रीनाथ। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करवाई थी? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करवाई थी? पहला 1570 में, दूसरा 1571 में, तीसरा 1575 में और साथियों चौथा है 1580 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब कराई थी? तो साथियों अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में कराई थी। कहाँ है ये फतेहपुर सीकरी साथियों? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। स्थापना किसके द्वारा कराई थी आपको पता है। और साथियों इसी को अकबर ने क्या बनाया था? राजधानी बनाई थी। अकबर ने क्या बनाई साथियों? राजधानी। और अकबर ने गुजरात विजय की स्तंभ पर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण, फतेहपुर सीकरी में क्या है साथियों? बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कब कराया था? गुजरात विजय की स्मृति में। गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। क्लियर है साथियों। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1657, 1658, 1679, 69 और 1660। कब किया गया था धर्मत का युद्ध साथियों? जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों धर्मत का युद्ध किया गया था आपका 1658 में। जी हाँ 1658 में 15 अप्रैल 1658 में किया था। धर्मत कहाँ है साथियों? ये है उज्जैन में। किनके किनके मध्य साथियों? किनके किनके मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध? तो औरंगजेब और मुराद तथा जसवंत सिंह और साथियों कासिम खां के मध्य, इन सभी के मध्य हुआ था। ये सब मुराद तथा जसवंत सिंह और कासिम खां एक साइड थे और औरंगजेब एक साइड थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था साथियों? परिणाम ये हुआ था कि औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब क्या हुआ साथियों? विजयी हुआ। किसमें? धर्मत के युद्ध कहाँ है? उज्जैन में। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी?
पहला बीजे तिलक ने, दूसरा दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और साथ ही चौथा है एनी बेसेंट ने। करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की थी? औरंगजेब से किसने की थी? तो साथियों किसने की थी जल्दी से बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, कब की थी? लॉर्ड कर्जन का काल देख लो साथियों, तो 1899 से 1905 के मध्य था। कहाँ से कब तक? 1899 से 1905 था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई। परमहंस मंडली के संस्थापक ददोबा पांडुरंग और हृदयनाथ कुंजरू थे। पहला ऑप्शन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो साथियों चलिए देखते हैं, परमहंस लाडली योजना स्थापना कब हुई थी? मंडली की स्थापना साथियों 1849 में। ठीक है, ये तो क्लियर है। स्थान कहाँ हुआ था साथियों? तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में, ये भी सही। परमहंस मंडली के संस्थापक दाओबा पांडुरंग थे और हृदयनाथ कुंजू, तो हृदयनाथ कुंजू नहीं थे साथियों, दादोबा पांडुरंग के साथ दुर्गाराम मेहता जी थे। दुर्गाराम मेहता जी, इन्होंने साथ दिया था साथियों, अर्थात दूसरा कथन गलत है। परमहंस मंडली की पुस्तक क्या है साथियों? परमहंस मंडली की पुस्तक ध्यान प्रकाश। क्या है? ध्यान प्रकाश। अब देखिए क्या बोला है, कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन नंबर ए सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है साथियों, ऑपरेशन रूबीकॉन का संबंध किस घटना से? ऑपरेशन रूबीकॉन का संबंध किस घटना से? पहला असहयोग आंदोलन से, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह से और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन रूबीकॉन का संबंध किस घटना से है? तो साथियों इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। कब हुआ था साथियों? तो 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालिका टैंक। कहाँ? मुंबई के ग्वालिका टैंक से संबंधित है। साथियों ये ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भी भारत छोड़ो आंदोलन से। किसका? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है ना। और साथियों ये जो ऑपरेशन रूबीकॉन थे, इसी के अंतर्गत जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन के समय ब्रिटिश सरकार ने प्रयोग पे लाया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूद का प्रयोग कीजिए। एक साइड लिखा है साथियों पर्यटन स्थल और एक साइड लिखा है अवस्थिति, मतलब कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ है उसके बारे में आपको बताना है। आइए देखते हैं। जटाशंकर की गुफाएं सागर, गोमतगिरी बुरहानपुर, राग शेल्टर की गुफाएं पचमढ़ी और लात मस्जिद इंदौर। पहला ऑप्शन 3 4 1 2, दूसरा ऑप्शन है 1 2 4 3, तीसरा ऑप्शन है 2 1 3 4 और साथियों चौथा ऑप्शन है 4 2 3 1। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। आइए देखते हैं साथियों, जटाशंकर की गुफाएं कहाँ हैं? तो साथियों जटाशंकर की गुफाएं कहाँ हैं? पचमढ़ी में। कहाँ है साथियों? पचमढ़ी में। क्लियर है, आगे चलते हैं। गोमतगिरी कहाँ है साथियों? इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। राग शेल्टर की गुफाएं कहाँ हैं? सागर में। और लात मस्जिद कहाँ है साथियों? बुरहानपुर में। लात मस्जिद कहाँ है? बुरहानपुर में। क्या हो गया? 3 4 1 2, किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
जटाशंकर मंदिर पचमढ़ी, जो गोमत गिरी इंदौर, राग सेल्ट की गुफाएं सागर और लाट मस्जिद बुरहानपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है साथियों। पहला है, एक साइड है रचनाएं और एक साइड है रचनाकार, मतलब किसने किसकी रचना की है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, वेणुला गुंजे धारा माखनलाल चतुर्वेदी, भोला राम की जीभ हरिशंकर परसाई, जीप में सवार इल्लियां भवानी प्रसाद मिश्र। किसकी रचना क्या है साथियों, इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म है। यदि आपको पता होगा किसकी क्या रचना है तो आप युग्म का जरूर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों। बिखरे मोती किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो सही है। बेरुला गुंजे धारा किसकी साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। भोला राम की जीभ हरिशंकर परसाई, ये भी सही है। जीप में सवार इल्लियां भवानी प्रसाद मिश्र, साथियों ये गलत है, क्योंकि जीप में सवार इल्लियां ये थे शरद जोशी के। किसके हैं, शरद जोशी जी के हैं। जीप में सवार इल्लियां किसके हैं, शरद जोशी के। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भोपाल की बेगम सिकंदर जहां बेगम थी, इन्होंने भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण किया। पहला उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सत्य, और चौथा ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो देखिए, सिकंदर जहां बेगम का कार्यकाल कब से कब तक था साथियों, 1844 से 1867। कब तक था, 67 ईस्वी तक, अर्थात 1857 के समय इनका कार्यकाल था। ये तो सही है साथियों। दूसरा देखते हैं, इन्होंने भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था साथियों, इन्होंने नहीं कराया था। ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। किन्होंने, शाहजहां बेगम ने। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था साथियों, शाहजहां बेगम ने कराया था। क्लियर है, ठीक है साथियों। और इन्होंने क्या कराया था, तो भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। सिकंदर जहां ने क्या कराया था, भोपाल में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। क्लियर है, अर्थात देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन ए बस सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इंदौर में 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन वार्डन, दूसरा ऑप्शन ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, तीसरा कर्नल सीबी सोबर्स और साथियों चौथा ऑप्शन है क्लार्क। किसके द्वारा 1857 की क्रांति का विद्रोह इंदौर में 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था। तो साथियों जल्दी से बताइए किस अंग्रेज ने किया था। तो आइए देखते हैं साथियों, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने किया था। किसने किया था, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट में किया था। कहाँ में किया था, इंदौर के महू में किया था। नेतृत्व किसने किया था साथियों, सआदत खान ने। सआदत खां, और इनका साथ किसने दिया था साथियों, तो भागीरथ सिलावत। पढ़े थे पिछले क्लास में भागीरथ भिलावट के बारे में। समय क्या है साथियों, डेट क्या था, 1 जुलाई 1857। कब था, 1 जुलाई 1857 को। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। एक साइड लिखा है समारोह, दूसरे साइड लिखा है स्थल। पहला ऑप्शन कुमार गंधर्व उत्सव देवास, पद्माका समारोह सागर, लोकरंग समारोह भोपाल और मुक्तिबोध समारोह ग्वालियर। कहाँ क्या हुआ था जिसमें आपको असत्य कथन बताना है साथियों। तो आइए देखते हैं, कुमार गंधर्व उत्सव देवास में हुआ था साथियों, तो ये तो सही है। पद्माकर समारोह सागर में, ये भी सही है। लोकरंग समारोह भारत में भोपाल में, ये भी सही है।
और साथियों मुक्ति बोध समारोह ग्वालियर में, तो ये साथियों गलत है। मुक्ति बोध समारोह ग्वालियर में नहीं, कहाँ हुआ था? भिंड में। मुक्ति बोध समारोह कहाँ हुआ साथियों? भिंड में हुआ था। आगे चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार से किस जनजाति व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? पहला दुर्गाबाई व्याम को, दूसरा जोधैया बाई को, तीसरा किया गया था, ठीक है, तीसरा भूरीबाई, चौथा जमुना देवी। किसे किया गया था साथियों? जल्दी से बताइए। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार से किस जनजाति व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया था? तो साथियों किसे किया था? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों जोधैया बाई को किया गया। किसे किया गया था? जोधैया बाई को की गई थी। साथियों इनका जन्म साथियों 1 जनवरी 1950 में उमरिया में हुआ था। कहाँ? उमरिया गांव में हुआ था, उमरिया में हुआ था। और इन्हें ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बैगा चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। इन्हें पद्मश्री और नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार है, ये सब इनको प्राप्त हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? पहला राजा ढंग, दूसरा राजा गंड, तीसरा राजा विद्याधर और साथियों चौथा है राजा यशोवर्मन। कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो साथियों कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। कहाँ है कंडरिया महादेव का मंदिर साथियों? तो ये अवस्थिति की बात करें तो खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो कहाँ है साथियों? छतरपुर। कहाँ है? छतरपुर। राजा विद्याधर किस वंश के थे साथियों? तो ये चंदेल वंश के थे। किससे संबंधित थे? चंदेल वंश थे। और साथियों खजुराहो के मंदिर को, ठीक है, खजुराहो को विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को में कब शामिल किया गया साथियों? खजुराहो को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपका, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किस प्रसिद्ध चित्रकार ने की थी? पहला विष्णु चिंचालकर, दूसरा सैयद हैदर रजा, तीसरा मकबूल फिदा हुसैन और चौथा डीडी देवलालीकर। किसने किया था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना? तो साथियों जल्दी से बताइए किसने की थी? तो सैयद हैदर रजा ने। किसने? सैयद हैदर रजा ने की थी साथियों। कब की थी स्थापना? तो ये की थी 1947 ईस्वी में। कब की थी? 1947 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। और प्रमुख चित्र क्या है साथियों? इनका प्रमुख चित्र अटल शून्य, अनंतता, अटल शून्य, अनंतता, बिंदु और है साथियों अनसुनी आवाज। ये सब इनकी चित्र हैं, प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किस शासक ने स्थानांतरित की थी? सिंधिया वंश की राजधानी किस शासक ने उज्जैन से ग्वालियर किया था? पहला ऑप्शन राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया और जयाजीराव सिंधिया। किसने किया था साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा दौलत राव सिंधिया। इनके शासन कब से कब था साथियों? तो 1794 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इसी के मध्य इन्होंने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की। अब कब की थी साथियों? तो वर्ष 1810 में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की। स्थापत्य क्या है साथियों इनका? स्थापत्य क्या स्थापत्य की इन्होंने? तो लश्कर बनवाया था, लश्कर बसाया। लश्कर जिसका क्या है नगर क्या है साथियों? ग्वालियर, ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
आप लोगों अगला प्रश्न है, भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, भारत भवन की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो पहला ऑप्शन 13 फरवरी 1982, 15 फरवरी 1980, 2 फरवरी 1983, 2 अप्रैल 1983 और 20 मार्च 1984। कब हुआ था साथियों भारत भवन की स्थापना? तो साथियों 13 फरवरी 1982 को हुआ था। ठीक है, भारत भवन की स्थापना कहाँ हुई थी? 13 फरवरी 1982 को हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? स्थान की बात करें तो ये कहाँ है आप लोगों को पता ही होगा, भोपाल में है। इसमें 6 चरण होते हैं साथियों। कितने चरण होते हैं? 6। रूपंकर, छवि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट मेरे को क्या क्या नाम है वो याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 6 चरण होते हैं। और रंग कर्म है, रूपंकर है, वागार्थ है और छवि है, ऐसे हैं। ठीक है, और अवस्थिति तो मैंने आपको बता दिया। भोपाल में वास्तुकार कौन है साथियों? वास्तुकार की बात करें चार्ल्स कोरिया इसके क्या है? वास्तुकार हैं। विशेषता क्या है साथियों? विशेषता की बात करते हैं तो यह एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है। क्या है? मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील किस राज्य में अवस्थित है? गोखुर झील किस राज्य में अवस्थित? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा असम। कहाँ है साथियों गोखुर झील? कमेंट करिए साथियों, कहाँ है गोकुल झील? आइए देखते हैं साथियों, ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में है एशिया सबसे बड़ा गोकुल झील। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ला नीना एक ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट पर चलती है। इसका संबंध किस महासागर से है? किसका? ला नीना का संबंध किस महासागर से? साथ पहला ऑप्शन है पूर्वी प्रशांत महासागर, दूसरा पश्चिमी प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा हिंद महासागर। किससे संबंध है साथियों इसका? जल्दी से कमेंट कीजिए, किससे संबंधित है इसका? तो साथियों इसका संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर से। जी हाँ, पश्चिमी प्रशांत महासागर से इसका संबंध है। जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर से साथियों जी हाँ, पूर्वी प्रशांत महासागर से एल नीनो का प्रभाव है या फिर संबंध है। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य? असत्य युग्म बताना है। एक साइड है घाटी, एक साइड है राज, इसमें आपको बताना है। तो मरखा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी मणिपुर, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम। बताइए किसका संबंध कहाँ से है? जिसमें से आपको देखिए 3 का संबंध मिलेगा साथियों और 1 का संबंध नहीं है, तो वो कौन सा है जिसका संबंध उससे नहीं है? तो आइए देखते हैं। मर्रा घाटी लद्दाख साथियों ये तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा जुकू घाटी मणिपुर, तो साथियों जुकू घाटी मणिपुर में नहीं है। कहाँ है? नागालैंड में है। कहाँ है साथियों जुकू घाटी? नागालैंड में है। और नागालैंड में भी कहाँ? तो ये राजधानी कोहिमा साइड है। राजधानी कोहिमा के आसपास है। तीसरा सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। युथांग घाटी सिक्किम, ये भी सही है। तो असत्य युग्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? पहला 15, दूसरा 17, तीसरा 20, चौथा 19। कितना है साथियों? जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
आगे चलते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध किस देश से है? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका से, दूसरा मैक्सिको से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से, चौथा न्यूजीलैंड से। जी हाँ, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध कहाँ से है? साथियों जल्दी से बताइए। तो साथियों उनका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ संबंध है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नागरिकता वहीं का है। और साथियों इन्होंने 1970 में नोबेल पुरस्कार 1970 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। और साथियों 2006 में पद्म विभूषण। 1906 में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। आगे चलते हैं। किसके जनक है? हरित क्रांति के जनक है। भारत में कौन है हरित क्रांति के जनक? आप बता दीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला एक साइड है खनिज के अवशेष अभिकरण, दूसरा साइड है मुख्यालय। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है साथियों? भुवनेश्वर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली। तो साथियों सही उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 4-2-3-1, दूसरा है 1-2-4-3, तीसरा है 4-3-2-1 और चौथा है 2-3-4-1। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है साथियों? उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो देखते हैं किस में है अपना। पहले का 4 ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में नहीं, 3 में, 4 में नहीं। ठीक है, आगे खनिज एवं अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय है नागपुर। किस ऑप्शन में? पहले में है? नहीं है। दूसरे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर अपना सी सही आंसर होगा। अर्थात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये कहाँ है साथियों? ये है हैदराबाद। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये है भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, कब से हुआ था साथियों ये आपदा प्रबंधन अधिनियम? कब आया था? तो साथियों ये आया था 23 दिसंबर 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 23 दिसंबर 2005 को यह पारित हुआ था। आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 31.34, 31.8, 12.3, 17.7। तो क्या थी साथियों? जल्दी से बताइए क्या थी 2011 की 10 की वृद्धि दर? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 12.3% थी। ठीक है, ये थे ग्रामीण। तो शहरी कितनी थी साथियों? शहरी था 31.8। शहरी कितना था? 31.8 था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने साथियों सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात को 2011 के अनुसार। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तीसरा ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है मेघालय, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आप लोग बताइए साथियों क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं किसका कितना था।
साथियों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका था 972 था। मिजोरम की बात करें तो इसका था 970 साथियों। और मेघालय की बात करें तो इसका भी कितना था साथियों 970। और छत्तीसगढ़ का कितना था साथियों 969। कितना था 969। अब बताइए क्या होगा आपका सही आंसर साथियों। तो साथियों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेघालय का 971 था साथियों। मेघालय कितना था 971 था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अगला प्रश्न, कथन ए, पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। कारण आर, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पश्चिमी घाट अवरोधक का कार्य करता है। कोट पहला, ई और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। और साथ ही चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है, ये तो सही है साथियों। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पश्चिमी घाट अवरोधक का कार्य करता है, ये भी सही है साथियों। अर्थात कथन ऑप्शन नंबर ए सही है। ई और आर दोनों सही हैं तथा आर ई का सही व्याख्या करता है। आर ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है। देखो पश्चिमी घाट क्या होता है साथियों, अवरोधक का कार्य करता है। मानसून का अवरोधक का कार्य कर दिया तो पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होती है साथियों, जो तट में वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मूसलाधार बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, कथन जो आर है कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, रुद्र सागर झील किस राज्य में अवस्थित है। रुद्र सागर झील किस राज्य में अवस्थित, पहला पंजाब, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है साथियों, जल्दी से बताइए। तो साथियों रुद्र सागर झील आपका त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, त्रिपुरा में स्थित है। और इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया, तो 2007 में रामसर साइट में इसे शामिल किया गया है। इसे रवि जिकमा के नाम से जाना जाता है साथियों, अन्य नाम रवि जिकमा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, कालूमार चोटी किस प्रदेश का भाग है। पहला रीवा पन्ना का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार और चौथा बघेलखंड का पठार। कालूमार चोटी किस प्रदेश का भाग है साथियों। तो साथियों आपका सही आंसर होगा ये रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना पठार के भाग के अंदर आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है साथियों, 10.37%, 10.37। औसत ऊंचाई की बात करें साथियों तो 350 से 400 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई। और साथियों इसकी सर्व प्रमुख शिखर कौन सी है, और सबसे ऊंची चोटी भी यही है इसकी, तो सद्भावना शिखर है। सद्भावना 752 मीटर है साथियों। और अन्य क्या है यहाँ, अन्य कौन कौन से हैं, तो गुडविल चोटी और कालूमार चोटी है। कालूमार तो है आपका गुडविल चोटी, गुडविल और कालूमार इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं अगले। और आपको पता ही है मालवा पठार का कितना है, 28% है। बुंदेलखंड बघेलखंड का इसका 10 पॉइंट कुछ है और इसका 7 है और इसका भी 7.7 है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। देखिए भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वनावरण में मध्य प्रदेश के वन आवरण का कितना प्रतिशत योगदान था। देखिए मैं पूछा हूँ 2021 लेकिन अभी आ चुका है 2023 का भी साथियों।
2030 का आ चुका है, तो आप 2023 का बताइए, क्योंकि वन रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्षों में घोषित होता है साथियों, तो प्रत्येक 2 वर्षों में घोषित हुआ है। तो वर्तमान में हो चुका है घोषित, पर मैंने आपसे 2021 के बारे में पूछा है, तो आप लोग 2021 के बारे में बताइए कि वन आवरण का प्रतिशत कितना योगदान कितना है। तो पहला ऑप्शन है 12.4, दूसरा ऑप्शन है 11.1, तीसरा ऑप्शन है 24.62 और 30.72 चौथा ऑप्शन है। साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 12.4 आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश की उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। कितनी डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। पहला ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस साथियों, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 20.1 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 20.2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 21.1 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ह्यूमस, दूसरा लौह तथा सिलिका, तीसरा पोटास, चौथा फास्फोरस तथा नाइट्रेस। साथियों जल्दी से बताइए कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए कौन सी तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो साथियों लौह अयस्क तथा सिलिका पाई जाती है। साथियों अब लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, तो यह चट्टानी मृदा है साथियों। कौन सी मृदा है, चट्टानी मृदा है। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, भाटा बोला जाता है। विस्तार की बात करते हैं साथियों, सतपुड़ा क्षेत्र व मध्य भारत क्षेत्र में है। ठीक है, ये भूरा सफेद रंग, इसका भूरा सफेद रंग कायोलिन के कारण होता है। कायोलिन के कारण इसका भूरा सफेद रंग होता है। साथियों इसका निर्माण आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के कारण हुआ है। और साथियों इसमें बागानी फसलें जैसे चाय कॉफी के लिए अच्छी है। ठीक है, तो ये हम सब किसके बारे में पढ़ लिए थे, लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ लिए, जिसमें क्या किससे संबंधित है, क्या बोला जाता है, विस्तार, इसका रंग क्यों होता है, किसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, इसका निर्माण देख लिए साथियों। और लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक निर्माण उपयोग कहाँ जाता है, तो मकान बनाने में लेटेराइट मृदा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में विचार कीजिए। किसके बारे में, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में। पहला, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। दूसरा, यह बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तीसरा, इसकी विद्युत क्षमता 1450 मेगावाट है। और साथियों मेघा पाटेकर द्वारा इस बांध का ऊंचाई को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। लिखा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 3 4 और साथियों उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है साथियों, जल्दी से बता दीजिए आप लोग।
आइए देखते हैं। तो साथियों, सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में निर्मित है। तो साथियों ये तो गलत है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नहीं है साथियों, यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? सबसे पहले तो ये तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और साथियों ये केवड़िया गांव कहाँ है? गुजरात में है। साथियों ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों की क्या है? और साथियों राजस्थान, ये चारों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ये नर्मदा नदी पर दूसरा सबसे ऊंचा बांध है साथियों, तो सही है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट है साथियों, तो ये भी सही है। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी के साथ ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है, और साथियों इसके साथ ये नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा देखिए सरदार सरोवर क्या है? नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 138.68 मीटर है। ठीक है ना, और साथियों तो 1400 मेगावाट, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं। मेघा पाटेकर द्वारा इस बांध की ऊंचाई को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो साथियों ये भी सही, मतलब पहला गलत को है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा सभी है। तो अर्थात किस में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिले कौन से? अफीम उत्पादक जिले, पहला है रतलाम और नीमच, दूसरा है नीमच और मंदसौर, तीसरा है खंडवा और बुरहानपुर, साथियों चौथा है मंदसौर और रतलाम। कौन से हैं अफीम उत्पादक राज्य? तो साथियों अफीम उत्पादक राज्य में नीमच और मंदसौर है। क्या है? नीमच और मंदसौर हैं। ठीक है, जबकि बुरहानपुर और खंडवा साथियों यह है आपका गांजा उत्पादक जिले। क्या है? गांजा उत्पादक जिले हैं कौन कौन से? खंडवा और बुरहानपुर। नीमच और मंदसौर आपका है साथियों किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प असत्य? पहला, मध्य प्रदेश की समेकित ऊर्जा 28,000 मेगावाट है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश स्थान 8वां है। तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का गठन 2011 में किया गया, और साथियों 20,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2027 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो साथियों असत्य कथन क्या है ये बताना है, आप लोग बताइए असत्य कथन इसमें क्या है। आइए देखते हैं। साथियों मध्य प्रदेश की समेकित ऊर्जा 28,000 मेगावाट हो गई है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश के स्थान 8वां है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का गठन 2011 में किया गया। तो साथियों 2011 में नहीं किया गया था, कब किया गया था? 2010 में किया गया था। 20,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य 2027 तक प्राप्त करने का रखा गया था, ये भी सही है। मतलब बोला है असत्य कथन, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात असत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि नवीनीकरण एवं नवीन ऊर्जा विभाग का गठन 2010 में किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना। असत्य का एक साइड आपका उद्योग है साथियों, और एक साइड है आपका स्थान। तो आप कोई कौन सा उद्योग कहाँ है ये आपको बताना है। यदि आपको पता है तो ये बताना नहीं है साथियों, इसमें से ये देखना है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है राक फास्फेट आधारित उर्वरक संयंत्र झाबुआ। दूसरा है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट उद्योग भोपाल। तीसरा है पेंसिल एवं स्लेट मंदसौर, और साथियों चौथा है एल्यूमिनियम स्मेलिटी प्लांट सिंगरौली।
तो आपका क्या सही नहीं है साथियों, ये बताइए आप लोग। तो देखते हैं, राक फास्फेट आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ है? झाबुआ में, तो ये तो सही है साथियों। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट उद्योग भोपाल में है, तो साथियों ये भोपाल में नहीं है, कहाँ है? बैतूल में। कहाँ है? बैतूल में। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्या पूछे? असत्य युग्म, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका युग्म सही नहीं है, ये क्या है? असत्य युग्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौसर सीरीज श्रेणी की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? सौसर सीरीज श्रेणी की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? पहला है जबलपुर, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है छिंदवाड़ा और साथियों चौथा है पन्ना। सौसर सीरीज श्रेणी क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो साथियों सौसर कहाँ है? छिंदवाड़ा में। कहाँ है? छिंदवाड़ा में, आप लोगों को पता ही है। ठीक है साथियों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज उत्पादन के। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के किस तारीख को पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा किस तारीख को पेश? पहला 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 अप्रैल 1947 और साथियों 22 जुलाई 1947। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं क्या बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये कब किया गया था साथियों? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, और पहली बैठक संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया साथियों? स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। आइए देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उपर्युक्त में से सत्य कथन आपको बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए साथियों, सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं साथियों, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, ये भी सही है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा से गए, ये भी सही। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीलम संजीव रेड्डी कब निर्विरोध चुने गए थे साथियों? ये चुने गए थे 1977 में, और साथियों 2 बार लोकसभा क्या रहे? अध्यक्ष रहे। 2 बार क्या रहे? लोकसभा अध्यक्ष, और भारत के 6वें क्रम के राष्ट्रपति। भारत के 6वें क्रम के थे। कब के थे? 6वें क्रम के थे। कब से कब था? 1977 में। मैंने आपको बता दिया, तो डेट भी बता दे रहा। तो 25 जुलाई 1977 से कब तक? 25 जुलाई 1982 तक। 25 जुलाई 1977 से 1982 तक, 25 जुलाई तक ही थे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पहला आर्टिकल 67 में, दूसरा आर्टिकल 65, तीसरा आर्टिकल 68 और चौथा है आर्टिकल 62। कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है साथियों? तो साथियों इसका किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 65 में है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति तो आपको पता ही है क्या होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर, या उनके
प्रति महाभियोग, ये सब कई सारे प्रक्रिया के तहत यदि राष्ट्रपति, कुल सीधी सी बात है, यदि तत्काल में कोई राष्ट्रपति नहीं है तो वहाँ पे किसी को उपराष्ट्रपति जो रहते हैं वहाँ उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति वहाँ क्या रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं, और उनकी भी जितनी भी सैलरी है, वेतन भत्ते हैं, सब उस समय वो उपराष्ट्रपति के पद की नहीं लेते, बल्कि वो राष्ट्रपति कार्यवाहक हैं तो उसी पद की वो सैलरी लेते हैं। यदि उनको हटाना है तो उस समय हमें जो राष्ट्रपति पे नियम लागू होते हैं वही नियम कार्यवाहक राष्ट्रपति पे लगा के ही उन्हें पद से हटा सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में किस मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में निजता के अधिकार, क्या साथियों, निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया? पहला दीपक मिश्रा, दूसरा संजीव खन्ना, तीसरा रंजन गोगोई और चौथा JS खेहर। साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। तो आइए साथियों, उस समय थे JS खेहर। ये कब हुआ था साथियों? निजता का अधिकार किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल 21। जी हाँ, आर्टिकल 21, ठीक है, निजता का अधिकार है। और साथियों ये कब हुआ था भारत पुट्टू स्वामी? तो ये वर्ष 2017 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2017 में। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म चुनना। असत्य युग्म, एक साइड अनुच्छेद और दूसरे साइड है प्रावधान। तो बताइए, आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता, आर्टिकल 126 मतलब अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति, और साथियों चौथा है अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों आइए देखते हैं क्या होगा आपका सही आंसर। देखिए, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अधिकार है, ये तो सही है। अनुच्छेद 126 में साथियों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। अनुच्छेद 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है साथियों, ये भी सही है। आर्टिकल 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय में एक अपील के लिए प्रमाण पत्र है साथियों, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय में 129 के अंतर्गत क्या है? अभिलेखी न्यायालय। क्या है साथियों? अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 और साथ ही 105वां संविधान संशोधन 2022। किसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के संवैधानिक दर्जा दिया गया था साथियों? तो ये दिया गया था 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत दिया गया था। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है साथियों 338 बी के तहत। कब दिया गया? 1993 ईस्वी में। ठीक है ना? ठीक है, मंत्रालय क्या है साथियों? इसको आप लोग नहीं करिए यार, 1993 इसको छोड़ दीजिए। अरे सर, ठीक है, तो मंत्रालय की बात करते हैं साथियों। मंत्रालय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है साथियों। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों?
वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष क्या है अभी आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फिर तो मैं बता ही दूंगा। आगे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में कोई भी निर्णय कितने मतों पर लिया जाता है? पहला, कुल मती का 1/3 मत पर, कुल मतों का, ये मतों है साथियों, ठीक है ना, कुल मतों का 2/3 मत पर, कुल मतों का 3/4 और या फिर 100% मत पर। बताइए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद में कोई भी निर्णय कितने मतों पर लिया जाता है साथियों? तो ये लिया जाता है कुल मतों का 2/3 मत पर। कितने पर? कुल मतों के 2/3 पर। ये कब गठन हुआ? तो 12 सितंबर 2016 से। जी हाँ, 12 सितंबर 2016 से इसका प्रावधान है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 आई है। ठीक है साथियों, ये क्या है? आई है, इसको बना लीजिएगा, एक सेकेंड ना। हाँ, ये अनुच्छेद 243 आई है और ये अनुच्छेद 243 सी। तो भारतीय संविधान के पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस उसमें है साथियों? बताइए आप लोग। तो साथियों आपका सही आंसर हो अनुच्छेद 243 डी में है पंचायतों को आरक्षण का प्रावधान। आगे चलते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आइवर जेम्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और केटी शाह। किसका है साथियों? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो आइए देखते हैं वास्तव में प्रधानमंत्री वाला प्रश्न। ठीक है, तो साथियों ये किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। आगे चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी 2021, 4 फरवरी 2020, 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2023। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया था साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर 4 फरवरी 2023 को। कब मनाया गया? 4 फरवरी 2023 को मनाया था। उस समय नेतृत्व किसने किया था? तो DYV चंद्रचूड़ थे। और साथियों उस समय विषय क्या था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय साथियों, विषय बदलती दुनिया, न्यायपालिका की भूमिका। बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका, यह उस समय का विषय था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है? सर्वाधिक ग्रामीण वाला। पहला सतना, दूसरा धार, तीसरा सागर, चौथा झाबुआ। क्या है साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों आपका सही आंसर क्या है? धार है। क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण वाला कौन सा है? यहाँ पे धार है। अभी डेट में कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला है? तो देखिए सबसे पहले है रीवा, फिर क्या है? धार, फिर है सतना, फिर है सागर और फिर है छिंदवाड़ा। अब साथियों यहाँ पे रीवा तो है नहीं, तो रीवा के बाद कौन सा आता है? धार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म का चयन करें। एक साइड है मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और दूसरे साइड है साथियों स्थापना वर्ष। तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 1972। कब हुआ था साथियों इसकी स्थापना? किसके साथ? असत्य युग्म बताना है। तो साथियों देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? 1964 में, ये तो सही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय साथियों 1957, ये भी सही है।
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011, ये भी सही है, अर्थात अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय 1972 नहीं है साथियों, क्या है 1968 है। और कहाँ है साथियों, ये है रीवा में। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का प्रारंभ कब हुआ? मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था साथियों? पहला ऑप्शन 22 मई 2023, दूसरा ऑप्शन 27 सितंबर 2023, चौथा ऑप्शन 22 जुलाई 2023 और साथियों चौथा ऑप्शन है 22 अगस्त 2023। क्या होगा आपका सही आंसर? आइए देखते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो साथियों 22 अगस्त 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त 2023 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? भोपाल से हुआ था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर 5.25% है, 24%। मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तीसरा, आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है। और साथियों चौथा है, मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2015 में लागू की गई थी। तो कौन सा कथन असत्य है साथियों, आपको ये बताना है। तो साथियों देखिए, वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर 5.24 रहा, ये तो सही है। मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है साथियों, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2015 में लागू हुआ साथियों, 2015 में नहीं, ये हुआ था 2 जुलाई 2011 में। मतलब कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विंड एक्सप्रेसवे या विंड प्रगति पथ की लंबाई 676 किलोमीटर। सड़कों की लंबाई मध्य प्रदेश में देश का 6वां स्थान है। अब बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और साथियों चौथा है ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो क्या होगा साथियों, आपके सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो देखते हैं। विंड एक्सप्रेसवे या विंड प्रगति पथ की लंबाई 676 किलोमीटर है साथियों, तो ये है सही। ये कहाँ से कहाँ है साथियों, तो ये भी देख लीजिए। ये भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली से होकर गुजरती है साथियों। कहाँ से? सिंगरौली से होते हुए गुजरती है। मध्य प्रदेश की लंबाई में, ये सड़कों की लंबाई में मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है साथियों। 6वां नहीं है, कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। अर्थात क्या बोला? सत्य कथन। तो आप कथन नंबर ए सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय ODOP पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राप्त है? पहला, मंदसौर, दूसरा रीवा, तीसरा बालाघाट, चौथा बुरहानपुर। तो क्या होगा साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा बुरहानपुर। जी हाँ, बुरहानपुर जिला है। ठीक है, एक जिले एक उत्पाद में। और क्या है बुरहानपुर का एक जिला एक उत्पाद? तो साथियों वो है केला। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में, 1969 में, 1973 में, 1986 में। तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों मुख्यालय है नोएडा में। कहाँ है मुख्यालय? नोएडा में है। और साथियों ये महारत्न कंपनी का दर्जा महारत्न कंपनी का दर्जा 3 अगस्त 2023 को मिला था। कब मिला? 3 अगस्त 2023 का। और ये महारत्न में शामिल होने वाली कौन सी थी? 13वीं थी। और 14वीं कौन है साथियों? तो HAL हाल है। इसको कब शामिल हुआ है साथियों? 2024 में हुआ है। और इसके जो निदेशक हैं अनंत कृष्णन है, अनंत कुमार कृष्णन है 14वें हाल के निदेशक। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 20,
19, 21, 9 कितने सदस्य होते हैं साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 21 होते हैं। अब आरबीआई के बारे में देख लो। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था साथियों? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। किसके तहत? तो साथियों आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ। और साथियों राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? तो साथियों राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। अब आप लोग इसका बताइए कि वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है साथियों, जल्दी से बताइए वर्तमान गवर्नर कौन है साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश व्यापार नीति 2023 में 4 स्तंभ हैं। 2023 की नीति में वर्ष 2030 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात लगभग 300 बिलियन अमेरिका डॉलर आंकी गई। अर्थात उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो आइए देखते हैं साथियों, विदेशी व्यापार के बारे में पूछा है तो देखते हैं। विदेशी व्यापार नीति 2023 की 4 स्तंभ है साथियों, ये तो सही है। 2023 नीति में वर्ष 2030 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात क्षमता लगभग 300 मिलियन करने की, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसुधैव कुटुंब के विचार से भिन्न है? एक दूसरे के प्रति पारस्परिकता, प्रतियोगिता और बेंचमार्किंग, तीसरा सह अस्तित्व की भावना और चौथा है संपूर्ण विश्व की परिवार। संपूर्ण विश्व एक परिवार। तो भिन्न कौन सा है साथियों? तो ये बताना है। तो साथियों इसमें भिन्न है प्रतियोगिता और बेंचमार्किंग, ये है भिन्न। क्योंकि प्रतियोगिता ये एकता को नहीं, प्रतियोगिता का बेंचमार्किंग ये सब गलत है साथियों। आगे चलते हैं। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, यह प्रकाश के कौन से गुण का उदाहरण है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो साथियों ये किसका है उदाहरण? तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह उदाहरण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। असत्य युग्म का चयन करना है साथियों। एक साइड लिखा है कोशिका संरचना के भाग और दूसरा साइड लिखा है खोजकर्ता। तो लाइसोसोम दी दवे, माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमान, तीसरा राइबोसोम जी ई पैलार्ड और केंद्रक पुरकिंजे। तो साथियों क्या होगा आपका गलत इसमें कौन सा है? तो देखते हैं। लाइसोसोम इसकी डी कन्वे ने खोज की थी, डी दवे ने, तो ये तो सही है साथ। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? रिचर्ड अल्टमान ने की थी। राइबोसोम आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं साथियों? लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, ठीक है ना। तो राइबोसोम की GI पेलोड ये भी सही है। और केंद्रक की खोज पुंजकिंजन नहीं की थी साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी? केंद्रक की खोज, ठीक है। आगे चलते हैं। माल्टोज किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है? माल्टोज किस प्रकार का है साथियों? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है ना।
तो डाइसेकेराइड के पहले तो उदाहरण क्या क्या है साथियों, आपको पता ही है डाइसेकेराइड का सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, अर्थात माल्टोज किसका है साथियों, तो लैक्टोज का एग्जाम्पल है। किसका है, लैक्टोज का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अंतरा योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? अंतरा योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2017, 2016, 2018, 2015। तो साथियों अंतरा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2017 को हुआ था। 2017 में कब? तो साथियों 15 अगस्त 2017 से, 15 अगस्त 2017 से इसका हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन आर्मी शब्द न्यूजीलैंड से चर्चा में आया। दूसरा, ग्रीन वॉर शब्द से तात्पर्य पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना था। उपयुक्त में से सत्य कथन है साथियों, सही कथन का बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्या होगा साथियों आपका सत्य कथन? तो साथियों देखते हैं, ग्रीन आर्मी शब्द न्यूजीलैंड से चर्चा में। साथियों ग्रीन आर्मी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है ना। और ग्रीन वॉर शब्द से तात्पर्य पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना है। तो साथियों क्या होगा सत्य कथन कौन सा है साथियों, आपको इसमें ये बताना है। तो साथियों ये तो सही है, अर्थात सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि कथन 2 आपका सही, कथन फर्स्ट गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। एक साइड है अभ्यारण्य, दूसरे साइड है राज्य। तो कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है साथियों ये बताना है। दीपोर बिल असम, थोरांटलांग मिजोरम, गुमटी त्रिपुरा, अबूब शहर पश्चिम बंगाल। कौन सा कहाँ है साथियों जल्दी बताइए। क्या बोला है साथियों? असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं, दीपोर बिल कहाँ है? असम में साथियों, ये तो सही है। थोरा टांगलाल कहाँ है? मिजोरम में। गुमती कहाँ है? त्रिपुरा में। अबू शहर कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों। पहला है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों को आर माल मासेलका समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर लागू किया गया। दूसरा है, रिंगेलमैन स्केल का उपयोग ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने में किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है साथियों आपको। तो देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो साथियों देखिए, भारत तेज उत्सर्जन मानकों को आर मासेलकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर लागू होते साथियों ये सही है। और रिगेलमैन स्केल का उपयोग ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने, तो सानी ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता नहीं, क्या मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। घनत्व मापने के लिए, किसके लिए? घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कौन सा होगा आपका आंसर नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? पहला श्रीहरिकोटा, चौथा दूसरा तिरुवनंतपुरम, तीसरा बेंगलुरु, चौथा हासन। कहाँ है साथियों जल्दी से बताइए, कहाँ है इसरो का मुख्यालय? तो साथियों इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। कहाँ है? कर्नाटक। आप लोग बताइए सीईओ कौन है इसके वर्तमान चेयरमैन। ठीक है, आप लोग ये बताइए चेयरमैन कौन है साथियों। स्थापना कब हुआ था मैं ये सब बता दूंगा। तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो मैं तो बता दिया कर्नाटक बेंगलुरु में है। संस्थापक कौन है? संस्थापक की बात करें साथियों, विक्रम अंबालाल साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला 2004, 2005, 2006, 2007। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था साथियों? तो ये हुआ था, कब हुआ था जल्दी से बताइए। तो 2006 में। 2006 में कब? जनवरी 2006 में हुआ था। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों सिकिल सेल रोगी हैं तो उनके बच्चे पैदा होंगे। पहला ऑप्शन 50% बच्चे सिकिल सेल रोगी तथा 50 सामान्य। 50 सभी बच्चे सिकिल सेल रोगी होंगे। तीसरा 50% बच्चे वाहक तथा 50% बच्चे रोगी। और चौथा 25% बच्चे रोगी तथा 75% समान। तो क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे सिकिल सेल रोगी होंगे। ठीक है, यदि माता पिता दोनों सिकिल सेल हैं तो सभी बच्चे दोनों पैदा होंगे। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष किसे चुना गया है? पहला है मनोज पांडे, दूसरा है कृष्ण स्वामीनाथन, तीसरा है दिनेश कुमार त्रिपाठी, चौथा है आर हरि कुमार। किसे बनाया गया है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष? तो साथियों किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। कितने नंबर के साथी? तो ये 26वें नंबर के हैं। और साथियों ये इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध सतना जिले से। जी हाँ, इनका संबंध कहाँ से है? सतना जिले से है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? साथियों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? पहला आलोक शुक्ला, दूसरा मोहम्मद सलीम, तीसरा अमिताभ कांत, चौथा अमिताभ घोष और चौथा है रिकेन मायामोट। किसे प्राप्त हुआ था साथियों जल्दी से बताइए? गोल्डमैन पुरस्कार 2024। तो साथियों ये हुआ था आलोक शुक्ला को। इसका शुभारंभ प्रारंभ कब से किया गया था? स्थापना साथियों, स्थापना इसका 1989 में हुआ। कब हुआ था? 1989 में। पुरस्कार राशि कितना दी जाती है साथियों? पुरस्कार राशि की बात करें तो पुरस्कार राशि इसमें साथियों 20,000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है। 20,000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ठीक है, किसे प्राप्त हुआ था? पहला मऊ छावनी बोर्ड को, मेरठ छावनी बोर्ड को, मुराद छावनी बोर्ड को, बैरकपुर छावनी बोर्ड को। साथियों किसे प्राप्त हुआ था? तो आपको सबको पता होगा कि साथियों ये हुआ था मऊ छावनी बोर्ड को प्राप्त हुआ था। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है साथियों? इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत ये सबसे स्वच्छ शहर के रूप में है साथियों। सफाई मित्र शहर कौन सा है? सफाई मित्र शहर की बात करें साथियों तो ये है चंडीगढ़। सफाई मित्र शहर कौन सा साथियों? चंडीगढ़ है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सबसे सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 सम्मेलन 2023 में भारतीय शेरपा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, बलवीर सिंह, BVR सुब्रमण्यम। किसे किया गया था साथियों? तो जल्दी से बताइए। 2023 में किया गया था। ठीक है, किसे किया गया था? अमिताभ कांत को किया गया था। G20 की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1999 में। कब हुई थी? 1999
99 में हुई थी। सदस्य देश क्या है साथियों, सदस्य देश कितने हैं? 21 हैं। तो 21वां कौन सा है साथियों? अफ्रीकी यूनियन। कौन है? अफ्रीकी यूनियन है। अब मैंने आपको पूरा बता चुका था पहले क्वेश्चन में कब कहाँ किसकी अध्यक्षता होगी, कौन कहाँ करेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत रत्न 2024 में कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया? 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को प्रदान किया गया? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। कितने लोगों को भारत रत्न सम्मान प्राप्त दिया गया है साथियों? जल्दी से बताइए आप लोग। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 से हुई थी, 1954 से हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी? 1954 में। और साथियों यह कुल 5 लोगों को दिया गया है, 5 लोग को दिया गया है। तो अब कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप लोग बड़े आराम से। एक सेकेंड साथियों। देखते हैं आराम से, ठीक है। पहला है कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया था मरणोपरांत। किसमें दिया था? मरणोपरांत दिया था साथियों। किस क्षेत्र में दिया था साथियों? तो सामाजिक कार्य। पहला। दूसरा, अब 5 लोगों को देखने। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। इनको भी किस क्षेत्र में दिया गया साथियों? सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिए गए। कब दिया गया था? मरणोपरांत। इनको भी किसके में दिया गया था? तो ये भी सामाजिक कार्य में दिया गया था। किस में दिया गया था? सामाजिक कार्य में दिया गया था। चौथे कौन है साथियों आपके? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये भी मरणोपरांत है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये भी किस में दिया गया था? सामाजिक कार्य। और आखिरी और 5वां है साथियों एस स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। साथियों ये भी मरणोपरांत था, बट इन्हें दिया था कृषि तकनीक के लिए। अब इनके बारे में नहीं बताना है कि कृषि तकनीक किससे संबंधित है, ठीक है ना, कि MS स्वामीनाथन आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर। पहला नई दिल्ली, दूसरा इस्तांबुल, तीसरा काठमांडू, चौथा चियांग माई। कौन सा है सबसे प्रदूषित शहर? तो साथियों ये है सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, फ्रांस। तो साथियों ये थे कनाडा के। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहे मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, कोसी नदी। किस नदी पर है साथियों? एक सेकेंड, एक क्वेश्चन पीछे नहीं छूट गया? हाँ, जल्दी से बताइए साथियों। हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो साथियों ये था कावेरी नदी पर। कहाँ था? कावेरी नदी पर। आगे चलते हैं। चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है? चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है साथियों? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्राजील, चौथा है कनाडा। कहाँ है साथियों? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग।
तो साथियों ये है आपका अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। आगे चलते हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्कूल ऑफ एआई को शुरू करने का निर्णय किया गया? पहला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। तो क्या होगा साथियों, आप जल्दी से बताइए कि कहाँ स्कूल ऑफ एआई शुरुआत की जाएगी? तो साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। कहाँ? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है साथियों भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, इसका क्या है? उद्देश्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट अर्थात धारा करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। दूसरा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टरों का इस्तेमाल डायोड बनाने में किया जाता है। सत्य कथन का प्रयोग कीजिए। कि पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, साथ ही चौथा है ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं क्या होगा साथियों। तो डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को केवल एक दिशा में, तो ये तो सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही हैं। साथियों स्कारा रोबोट का पूर्ण रूप है क्या है? जल्दी से बताइए। सस्टेनेबल कंप्लेन आर्टिफिशियल रोबोट सेलेक्टेड कंप्लेनेट आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, क्या है साथियों? जल्दी से बताइए इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आइजैक आसिमोव के रोबोटिक्स के संबंधित नियमों पर विचार कीजिए। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन के लिए प्रथम नियंत्रण भंग नहीं होना चाहिए। साथियों क्या होगा सत्य कथन? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सत्य कथन? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ये तो सही है। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। आगे चलते हैं साथियों। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट उदाहरण है। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट का उदाहरण क्या है? सरकार के नागरिक तक, मतलब सरकार से नागरिक तक। G2C, G2G मतलब सरकार से सरकार, सरकार से कर्मचारी मतलब G2E, और सरकार से व्यवसायी तक मतलब G2B। क्या है साथियों ज्ञानदूत प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? तो साथियों इसका मतलब है कि सरकार से नागरिक तक। कहाँ से? सरकार से नागरिक तक, अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है डेटा को संशोधित कर उपयोगकर्ता ने पसंदानुसार चयनित कर उपयोगकर्ता को उसकी मदद के अनुसार ही सुझाव देना सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या कहलाता है साथियों? पहला ग्राफ, दूसरा पैकेज, तीसरा फिल्टर, चौथा क्योटी। क्या कहलाता है साथियों? तो यह कहलाता है आपका फिल्टर। क्या कहलाता है? फिल्टर कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डेटाबेस में सूचीबद्ध वेब पेज को देखरेख के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर है? पहला स्पाइडर, दूसरा वेब ब्राउजर, तीसरा क्रॉलर, चौथा टोर। क्या कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है स्पाइडर। क्या कहलाता है साथियों? स्पाइडर कहलाता है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म का चयन करना है। पहला, एक साइड है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, दूसरा है विकासकर्ता। ठीक, पहला है फोर्ट्रान जॉन बेकर, कोबोल ग्रेस हॉपर, बेसिक थॉमस कुर्टस तथा डॉक्टर जॉन किमेनी, और चौथा है पास्कल स्लेज पास्कल। साथियों, कौन सा है असत्य कथन, आप लोग जल्दी से बताइए साथियों। देखते हैं साथियों क्या होगा आपका सही आंसर। तो फोर्ट्रॉन का क्या होगा, जॉन बेकस, ये तो सही है साथियों। कोबोल का क्या है, ग्रेस हॉपर, ये भी सही है। बेसिक का क्या है, थॉमस कुर्टस तथा डॉक्टर जॉन केमेनी, ये भी सही है। और पास्कल का क्या है, स्लेज पास्कल, तो साथियों ये गलत है, स्लेज नहीं ब्लेज पास्कल। क्या है, ब्लेज पास्कल। सॉरी, ये तो आपका इसी में लिखा है ना, स्लेज प्लेस। क्या पूछा है साथियों, पास्कल। पास्कल का संबंध किससे है साथियों, तो ये निकोलास विर्थ द्वारा, किसके द्वारा, प्रोफेसर निकोलास विर्थ द्वारा। पास्कल की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1971 में हुई थी। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है साथियों, शिक्षार्थियों को प्रोग्रामिंग समझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, जो मैं ब्लेज बोल रहा था वो क्या है, इसका प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा को ब्लेज पास्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला एआई आधारित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा है, सना, आइरिस, लक्ष्मी, रश्मि। कौन है साथियों पहला टीचर, तो साथियों पहला टीचर है आइरिस। कौन है आइरिस, ये कहाँ लॉन्च किया है साथियों, तो केरल में। कहाँ लॉन्च किया है, केरल में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में पद्मश्री अवार्ड मध्य प्रदेश के किस जनजाति कलाकार को प्रदान की गई है। पहला भूरीबाई, दूसरा दुर्गाबाई व्याम, तीसरा जोधैयाबाई, चौथा शांता भूरिया। किसे दिया गया था साथियों, तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो साथियों आपका सही आंसर होगा जोधैयाबाई। क्या होगा, जोधैयाबाई जनजाति किससे संबंधित है साथियों, तो जनजाति का संबंध है इनका बैगा से। साथियों जिला है उमरिया, किसके लिए दिया गया है, बैगा चित्रकला के लिए। किसके लिए दिया गया, बैगा चित्रकला के लिए दिया गया है। और इन्हें मातृशक्ति पुरस्कार 2022 में दिया गया था और पद्मश्री 2023 में दिया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे को उल्लेख किया गया। पहला अनुच्छेद 339 में, दूसरा अनुच्छेद 335 में, तीसरा अनुच्छेद 244 में और साथियों चौथा है अनुच्छेद 275 में। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। साथियों क्या होगा, तो आपका सही आंसर अनुच्छेद 335 में। जी हाँ, अनुच्छेद 335 में है। आगे चलते हैं। बाछड़ा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विमुक्त जनजाति मुख्य रूप से दसपुर अंचल अर्थात अविभाजित मंदसौर जिले में निवासरत है। दूसरा, यह जनजाति नटकार्य करती है। तीसरा, बाछड़ा जनजाति मूलतः कंजर जाति से संबंधित है। चौथा, यह जनजाति बांस कला में निपुण है, जिस कारण इसे बांस चढ़ा पुकारते हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। पहला है केवल 1 3, दूसरा केवल 1 3 4, तीसरा केवल 1 2 4 और साथियों उपरोक्त सभी। तो सत्य कथन बताना है साथियों, तो देखते हैं। यह विमुक्त घुमंतु दसपुर अविभाजित मंदसौर जिले में निवासित है, तो ये तो सही है साथियों। दूसरा, यह जनजाति नटकार्य करती है, ये भी सही है। बाछड़ा जनजाति मूलतः कंजर जाति से संबंधित है, ये भी सही है। यह जनजाति बांस कला में निपुण है, जिस कारण इसे बांस चढ़ा पुकारते हैं, ये भी सही। अर्थात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य
ठीक है साथियों, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म असत्य है? पहला जनजातीय है, दूसरे साइड नृत्य है। एक तो देखिए, गोंड सैला से, भारिया सैतम से, कोल दहका, कोरकू चटकोरा। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए कि कौन सा युग्म असत्य है। तो साथियों देखते हैं कौन सा युग्म असत्य है। तो गोंड किसका है साथियों? सैला। तो गोंड का सैला नृत्य नहीं है साथियों, गोंड का क्या है? कहरवा है। गोंड का क्या है? कहरवा है। भारिया का सैतम, मतलब अब बाकी देखने की जरूरत नहीं है, अर्थात गोंड का क्या है? कहरवा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष कौन सी जनजाति मानती है? पितृ पुरुष किसे? महर्षि वाल्मीकि को। पहला है भील, दूसरा है सहरिया, तीसरा है भारिया, चौथा है कोल। कौन मानता है साथियों महर्षि वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष? जल्दी से बताइए साथियों कौन मानती है? तो साथियों सहरिया जनजाति मानती है, सहरिया जनजाति मानती। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। मूल स्थान कहाँ है साथियों इस चीज का? मूल स्थान है सहवाद का जंगल। कहाँ है ये? कोटा में, ठीक है। भौगोलिक विस्तार कहाँ है साथियों? शिवपुर शिवपुरी में, ठीक है। पुरी और उत्तर के 6 जिलों में है, ठीक है। उपजाति क्या क्या है इसकी? देखो, एक है सवर, ठीक है, एक है सवर, एक है सवर, एक है सवर और तीसरा है सौर, ठीक है। निवास स्थान को क्या बोला जाता है? इनके निवास स्थान को साथियों सहराना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहराना बोला जाता है। नृत्य क्या है इनका? प्रमुख नृत्य तो साथियों लहंगी, दुलदुल, घोड़ी, रागनी, इनका ये प्रमुख नृत्य है साथियों। और गीत क्या है? गीत है लंगुरिया, जेवनार और गोट। ये सभी किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। और सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ है साथियों? सहरिया जनजाति संग्रहालय है श्योपुर में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा संग्रहालय, सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ है साथियों? श्योपुर में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची फर्स्ट में योजना है, दूसरा सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिया है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना 2012-13, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 29 मई 2006, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 20 मार्च 2023 और साथियों सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 15 नवंबर 2010 को। पहला है CDAB, दूसरा है CDPA, तीसरा है CBAD, चौथा है DCBA। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं। तो साथियों देखते हैं, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना कब आया था? 20 मार्च 2021 को, ठीक है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब आया था साथियों? 15 नवंबर 2010 को। दीनदयाल चलित अस्पताल कब आया था साथियों? तो ये आया था 29 मई 2006 को। अर्थात देखिए CDB किस पे है? ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प असत्य है? निमाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता राम नारायण उपाध्याय हैं। दूसरा, बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता कवि महेश कतारे सुगम हैं। तीसरा, मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता प्रहलाद
शुक्ला है और साथियों चौथा बघेली शब्दकोश के संकलन करता डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल हैं। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, तो जल्दी से बताइए क्या है असत्य कथन इसमें से। तो साथियों मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है, प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। कौन है साथियों, जल्दी से बताइए कौन है। मालवी शब्दकोश के प्रहलाद चंद्र शुक्ल नहीं साथियों, जोशी, प्रहलाद चंद्र जोशी हैं मालवा शब्दकोश के संकलन करता। ठीक है, आगे चलते हैं। दूत बंधु प्रथा, दूत बंधु प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। दूत बंधु प्रथा का संबंध किस जनजाति से, भील, गोंड, बैगा, भारिया। किससे है साथियों, भील, गोंड, बैगा, भारिया। तो साथियों आपका सही आंसर होगा गोंड से। किससे संबंधित है, गोंड से संबंधित है। आगे सीखते हैं। मध्य प्रदेश में कहां पर गुरुकुल विद्यालय स्थित नहीं है। कहां पर गुरुकुल विद्यालय स्थित नहीं है सर। पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। तो साथियों कहां गुरुकुल विद्यालय स्थित नहीं है, तो स्थित कहां कहां है ये देख लो। पहला है शहडोल में, दूसरा है इंदौर में, तीसरा है भोपाल में, चौथा है जबलपुर में। ठीक है, चौथा कहाँ है, जबलपुर में। तो कहाँ नहीं है साथियों, ग्वालियर में नहीं, क्योंकि 4 ही तो गुरुकुल विद्यालय हैं। गुरुकुल कितने हैं, 4 हैं। तो चौथा कहाँ है, जबलपुर, ग्वालियर में नहीं है। आगे चलते हैं। गड्ढू गोंड ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। गड्ढू गोंड ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा जंगल सत्याग्रह, तीसरा 1857 की क्रांति और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। गड्ढू गोंड ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों, तो इसने किया था असहयोग आंदोलन का। जी हाँ, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो कि वेबसाइट के ओपन करते वक्त सर्वप्रथम खुलता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, वेब पेज, हाइपरलिंक पेज, होम पेज, सिस्टम पेज। क्या कहलाता है साथियों, जो पहले ही खोलते हैं तो साथियों वो कहलाता है आपका होम पेज। तो साथियों ये रहा आज का हमारा सेशन, यहीं पे कंप्लीट होता है, जिस पे हम आज तीसरी इफेल्टी दे चुके, अर्थात इसके तहत हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा लक्ष्य है 1000, हम उसको धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। तो साथियों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। और यदि आपको इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।